Dear students, good morning to all of you. आज हम ग्रेविटेशन जो कि न्यूटन ने हमको दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में यहाँ पर समझेंगे। तो न्यूटन कहते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Any two body in the universe attract each other. And this force of attraction is called the gravitational force. And according to Newton, this gravitational force of attraction is directly proportional to product of the masses of the bodies and inversely proportional to square of the distance between the bodies. तो न्यूटन कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नंबर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the masses of the bodies, and second inversely proportional to square of the distance between the bodies. तो आपके पास यदि दो बॉडी हैं M1 और M2 मासेस की, उनके बीच का डिस्टेंस r है और बॉडीज के बीच का डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मासेस कि एक का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, दूसरे का कहाँ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। तो हम कहेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर or F is equal to a constant into M1 M2 by R square. The capital G is the constant of proportionality and called a universal gravitational constant. हम इसको universal gravitational constant कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सब जगह एक जैसी है। हम इसकी वैल्यू अर्थ पर नापें, किसी और प्लेनेट पर जाकर नापें, किसी और सोलर सिस्टम में जाके नापें, कहीं और कहीं भी नाप लें, वैक्यूम में नाप लें, एयर में नाप लें, पानी के भीतर जाके मेजर करें, सब जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, सेम है। और ये जो लॉ है ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, क्योंकि जी तो भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया। M1 M2 मासेस ऑफ द बॉडीज आर आल्सो कांस्टेंट फॉर द गिवन बॉडीज, और इसलिए ये जो लॉ है ये भी यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है, कहीं भी सब जगह है। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यहीं से यूनिट बना लो। क्या बनेगा जी का यूनिट? फोर्स का यूनिट, डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिट, मास के स्क्वायर का यूनिट नीचे आ जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जनरली जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होते हैं उनका यूनिट नहीं होता है, ये जनरली यूनिटलेस कांस्टेंट होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, लेकिन ये यूनिट भी रखता है
और डायमेंशन भी रखता है। इसलिए क्या डायमेंशन होगा, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिलेगा न्यूटन यानी फोर्स, mlt-2 इंटू मीटर यानी लेंथ L², किलोग्राम यानी मास का स्क्वायर, तो मिल गया m-1 L³ T-2। इट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस कांस्टेंट जी। ठीक है, आप कैसे डिफाइन करेंगे जी को, वास्तव में जी होता क्या है, तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ जी, तो अभी हमने न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंगली कहा कि फोर्स बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय जी m1 m2 by r²। if m1 equal to m2 equal to 1, दोनों मास हमने इक्वल लिया और कितना लिया, यूनिट मास लिया। उनके बीच का डिस्टेंस r भी हमने 1 लिया, 1। SI में ले रहे हो तो मीटर, CGS में ले रहे हो तो सेंटीमीटर, SI में ले रहे हो तो किलोग्राम, CGS में ले रहे हो तो ग्राम, यूनिट रखना है। तो ये यूनिट हो गया, ये भी यूनिट हो गया, ये भी यूनिट हो गया, तो F = G। तो दो यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस पर रखने पर एक दूसरे पर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, वही होता है जी के बराबर। ठीक है, एंड देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट masses placed at unit distance is equal to the gravitational constant, and it is 6.67 into 10⁻⁻11। यानी दो यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस पे रख देंगे तो दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, इतना न्यूटन। ठीक है ना, इतना न्यूटन। लेकिन कंप्लीट यूनिट क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि अपने डिस्टेंस भी यूनिट रखा हुआ है, ये भी यूनिट रखा हुआ है। तो ये है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी, राइट। वैसे तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं सब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हमारा जो सन है अपने चारों तरफ घूमने वाले सारे प्लैनेट्स पे फोर्स अप्लाई कर रखा है। जो प्लैनेट्स हैं वो उनके चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रखा है, जैसे कि हमारे अर्थ ने मून के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रखा है। तो ये सब जगह ये फोर्स काम कर रहा है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा जो डीलिंग है हमारी वो सबसे ज़्यादा अर्थ के साथ है। ठीक है, हमारा सबसे ज़्यादा काम जो है वो अर्थ के साथ पड़ता है। तो हमने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो अर्थ ने अप्लाई किया है एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या कहा, ग्रेविटी। ये भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, बट इट इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन विच बॉडीज, ऑन द बॉडीज ऑन इट्स सरफेस और नियर द सरफेस। आपके ऊपर जो अर्थ ने फोर्स अप्लाई कर रखा है वो हो गया ग्रेविटी। उड़ती हुई चिड़िया, उड़ते हुए एरोप्लेन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अर्थ के द्वारा वो हो गया ग्रेविटी।
लेकिन अर्थ ने जो मून पे फोर्स अप्लाई कर रखा है, जिसके कारण मून इसके चारों तरफ घूम रहा है, दैट इज नॉट ग्रेविटी, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि बहुत दूर है। तो किसको हम कहेंगे ग्रेविटी? जो अर्थ अपने सरफेस की बॉडी पर, अपने सरफेस पर रखे बॉडी पर या सरफेस के नज़दीक, नियर द सरफेस, जो बॉडीज हैं उन पे जो फोर्स अप्लाई करता है, हम उसे कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है। ग्रेविटी, तो इट इज gravitational force of attraction applied by earth on the bodies on its surface are near the surface। तो अर्थ ने अपने सरफेस पर रखे हुए बॉडी के ऊपर या सरफेस के नज़दीक रखे हुए बॉडीज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है, हम उसको कहेंगे ग्रेविटी। तो मान लीजिए कि हमारा अर्थ, इसका रेडियस कैपिटल आर, मास इसका कैपिटल है, और इसके सरफेस पर कोई बॉडी रखी हुई है, मास उसका स्मॉल एम। तो इस स्मॉल एम के ऊपर जो अर्थ ने फोर्स अप्लाई किया, यानी कि ग्रेविटी जो अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू जी, फर्स्ट मास कैपिटल एम, सेकेंड मास स्मॉल एम, दोनों बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर। क्योंकि डिस्टेंस जो होता है इट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ मासेस, तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा और बॉडी उसके सरफेस पे है, तो बॉडी का डिस्टेंस उसकी रेडियस के बराबर होगा। ठीक है। तो इतना फोर्स हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। कैपिटल जी एम एंड कैपिटल आर, ऑल दीज आर द कांस्टेंट्स। लेकिन स्मॉल एम, द मास ऑफ द बॉडी, ये अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होगा, और इसे अलग अलग बॉडी पे लगने वाली ग्रेविटी भी डिफरेंट होगा। लेकिन जब एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि व्हेनेवर ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन इम्पार्टेड टू द बॉडी, इम्पार्टेड टू द बॉडी। कि जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी को एक एक्सेलरेशन मिलता है, F इक्वल टू एम ए, हमने प्रूफ किया हुआ है, F इक्वल टू एम ए। If there is a force, there must be an acceleration. If there is an acceleration, there must be a force. तो जब हर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है, आपके ऊपर हुआ है, जो भी बॉडी सरफेस पे रखें सबके ऊपर हो रहा है, तो सबको एक एक्सेलरेशन जरूर मिलेगा। एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमारे लिए बड़ा स्पेशल एक्सेलरेशन है, और इसलिए हमने इसको एक स्पेशल सिंबल अलॉट किया हुआ है। जैसे बाकी एक्सेलरेशन को हम किससे दिखाते हैं, ए से, लेकिन इसको हम ए से नहीं, स्मॉल जी से दिखाएंगे। ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। तो नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, इट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, अर्थ का रेडियस आर है, मास एम, और सेंटर ओ से जो बॉडी रखी है उसका डिस्टेंस तो वही कैपिटल आर के बराबर हुआ। तो ग्रेविटी मीन्स फोर्स applied on the body
will be given by gmm by r square, gmm by r square, and therefore acceleration due to gravity g बराबर होगा फोर्स अपॉन मास। न्यूटन का यही कहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स इतना मिला है gmm by r स्क्वायर अपॉन मास m, तो g के लिए हमको फॉर्मूला मिल गया gm by r स्क्वायर, gm by r स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक बॉडी को मिलता है जो उसके सरफेस पर है। ये सरफेस के लिए है, कहीं और बॉडी है तो फिर इसमें चेंज आएगा। ये सरफेस के लिए है। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे मिलता है। ठीक, अब देखो इस फॉर्मूले में जी, कैपिटल जी इट इज ए कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, यानी बॉडी का मास तो कहीं है ही नहीं। और इसलिए जितने भी बॉडी सरफेस पे रखे हैं सबके लिए एक्सेलरेशन सेम रहेगा, चाहे वो बॉडी छोटी हो चाहे बड़ी, हल्की हो या भारी। सभी बॉडी के लिए एक्सेलरेशन इक्वल होगा, सबके लिए इक्वल होगा। ये बात न्यूटन से पहले गैलीलियो ने बतलाया था। गैलीलियो कहते हैं कि ऊपर से हम कुछ बॉडीज को छोड़ें तो सब के सब एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे, सब के सब। लेकिन उसके पहले लोग बाग क्या मानते थे कि जो बॉडी छोटी होगी या लाइट बॉडी होगी वो धीरे धीरे आएगा, हैवी बॉडी जल्दी जल्दी आएगा, फोर्स ज़्यादा लग रहा है। लाइट बॉडी के ऊपर फोर्स कम लगेगा, हैवी बॉडी के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो लाइट बॉडी धीरे धीरे आएगा, हैवी बॉडी जल्दी जल्दी आएगा, ये मानते थे। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। सब बॉडी चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हैवी हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो बिग हो, चाहे जैसा भी हो, सबको एक साथ तुमने छोड़ा है, एक जगह से छोड़ा है, तो सब के सब एक साथ ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो जब गैलीलियो का स्टेटमेंट आया तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि कैसी बात करता है लड़का, ऐसा कहीं होता है क्या, हल्का धीरे आएगा, भारी जल्दी आएगा। तब गैलीलियो को एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना पड़ा। वो ऊंचाई पर दो बॉडी ले गए, एक बॉडी 1 पाउंड का था, वहां पर पाउंड में नापते थे मास को, एक बॉडी 100 पाउंड का था, 100 टाइम्स ज्यादा वेट वाला, और दोनों के एक साथ वहां से लुढ़का दिया, एक साथ रिलीज किया। तो नीचे जो ग्राउंड पे लोग खड़े थे सबने देखा कि दोनों बॉडी एक साथ ग्राउंड पे आए। इसका मतलब कि गैलीलियो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि गैलीलियो को मालूम था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबके लिए सेम है, और जब सबको सेम एक्सेलरेशन मिलेगा तो सब उस डिस्टेंस को कवर करने में इक्वल टाइम भी लेंगे। भाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू तो यहाँ पर 0 है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन यदि इक्वल है, डिस्टेंस यदि इक्वल है, तो लगने वाला टाइम भी सबके लिए इक्वल होगा। ये गैलीलियो ने सोच लिया था। तो गैलीलियो ने इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दिया। और आज हमको थ्योरेटिकली भी मालूम है कि जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल फॉर ऑल बॉडीज इरिस्पेक्टिव टू देयर मासेज, इरिस्पेक्टिव टू देयर साइजेस। इट इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज। ठीक है, किसी बॉडी का जो मास होता है इट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये भी हमको मालूम है। तो सिंस मास बराबर होता है डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अर्थ का मास m, मान लीजिए डेंसिटी रो है, इट इज द एवरेज डेंसिटी। अर्थ का डेंसिटी सब जगह एक जैसा नहीं है, सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो डेंसिटी तो सब जगह वेरी कर रहा है। सरफेस पर कुछ और है, अंदर जाएंगे तो कुछ और मिलेगा। हमको भी मालूम है कि अर्थ के कोर के अंदर, सेंट्रल कोर, सेंटर के आसपास हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, वहाँ डेंसिटी और भी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी सब जगह इक्वल नहीं है, लेकिन हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज तो कितना है रो, और वॉल्यूम कितना होगा भाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब। भाई अर्थ क्या है कि स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है। तो यहाँ पर रो क्या हो गया, एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, इट इज एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो चलिए m की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो आपको g के लिए एक और फॉर्मूला मिल गया, g इक्वल टू g इंटू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो 2 r कैंसिल हो जाएंगे, एक r बचेगा ऊपर, और तब g मिल जाएगा 4/3 पाई आर रो जी। यहाँ से भी आप दे सकते हो डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सब के सब कॉन्स्टेंट्स हैं, नॉट डिपेंड अपॉन द बॉडी, बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये जितनी क्वांटिटी जा रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू अर्थ, नॉट टू द बॉडी। बॉडी से रिलेटेड नहीं है, अर्थ से रिलेटेड है, और इसीलिए बॉडी कुछ भी हो, सबके लिए ये इक्वल मिलेगा जी। अब इस जी की स्टैंडर्ड वैल्यू तो सबको मालूम है, प्रॉब्लम किए हुए हैं आपने इसके ऊपर से। तो जी के लिए फॉर अर्थ के लिए जी की वैल्यू मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना होता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पर। तो बच्चों ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी तक हम लोगों ने 2 जी डिफाइन कर लिए, एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी, 2 जी डिफाइन कर लिए। तो इन 2 जी में क्या डिफरेंसेस हैं, तो अभी तक तुमने जो देखा, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंसेस। कैपिटल जी स्केलर है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन मीन्स वेक्टर है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 एसआई में इतना मिलता है, ठीक। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल जी, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला, इट इज फॉर सरफेस। हम सरफेस के ऊपर जाएंगे, सरफेस के नीचे जाएंगे, ये चेंज हो जाएगा। तो स्मॉल जी वेरीज विथ द प्लेस टू प्लेस, और आगे चलकर हम प्रूव करेंगे, देखेंगे कि ये अर्थ के सरफेस पर ही इसकी वैल्यू अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है, इक्वेटर पे अलग है तो पोल पे अलग है। यानी स्मॉल जी में वेरिएशन आता है, कैपिटल जी में वेरिएशन नहीं आता है। इनकी डेफिनेशन, इनकी यूनिट सब में डिफरेंस है। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है, यूनिट अलग, डायमेंशनल फॉर्मूला अलग। स्मॉल जी का LT-2, कैपिटल जी का हम लोगों ने डिराइव किया था M-1 L³ T-2। तो इस तरह से तमाम डिफरेंसेस आप इन दोनों के बीच में देख सकते हो। और कभी एग्जामिनेशन में डिफरेंस लिखने की बात आती है तो आप ये सारे डिफरेंस गिना सकते हो, ये होता है, ये होता है, ये होता है, सब डिफरेंसेस आप गिना सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि इस स्मॉल जी में वेरिएशन आता है, चेंज आता है, तो किन किन कारणों से चेंज आता है और किस तरह का चेंज आता है, बढ़ता है कि घटता है, कैसा होता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो बच्चों नमस्कार, जय हिंद।